तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बढ़िया थाई हॉरर मूवी को जो कि एक खतरनाक गोस्ट बोर्ड गेम पर आधारित है। इसके अंदर ढेर सारे रियल अर्बन लेजेंड्स और बहुत सारे डीमंस और एंटिटीज को दर्शाया गया है। देखकर आपको मजा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने लॉस्ट सीजन 2 का पार्ट 2 एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ और भी इंटरेस्टिंग मूवीज को। इनके सबने मिस कर दिए जाकर देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को 3000 साल से भी ज्यादा पुराना बोर्ड गेम मिला है। और आर्कियोलॉजिस्ट को जो सबसे पुरानी बोर्ड गेम थाईलैंड में मिली है, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बोर्ड गेम एक टेलिस्मैन की तरह काम करता है, जो कि असल में दूसरी दुनिया और असल दुनिया में एक पोर्टल की तरह काम करता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो बोर्ड गेम श्रापित है और उसे खेलने वाला व्यक्ति नर्क में से डीमंस को समन कर सकता है। खैर अब कहानी 1955 यानी कि 1955 में शिफ्ट होती है। तभी हम एक जवान मॉन्क को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रहा था। जिससे वो बचकर भाग रहा था वो उसकी माँ थी, जिसको एक डीमन ने पदस्थ कर लिया था। वो डीमन उस जवान मॉन्क के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था, लेकिन फाइनली वो डीमन उस जवान मॉन्क को फांसी लगाकर खत्म करने लगता है। वो यंग मॉन्क यानी कि जवान मॉन्क अपनी माँ को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन उस डीमन ने उसकी माँ को पूरी तरह से पदस्थ कर लिया था। अब वो डीमन उस जवान मॉन्क को खत्म कर देता है और जैसे ही वो जवान मॉन्क खत्म होता है वैसे ही उसके हाथ से एक डाइस नीचे गिरता है। और उस डाइस यानी कि पासे से हमको पता चलता है कि उस जवान मॉन्क ने वही श्रापित बोर्ड गेम खेला था। और हम जानते हैं कि ये बोर्ड गेम यानी कि वीजा बोर्ड गेम हमेशा 4 लोगों में खेली जाती है, जिसका मतलब उस जवान मॉन्क और उसके 3 दोस्तों ने उस बोर्ड गेम के जरिए अनजाने में उस डीमन को समन कर दिया होगा और अब वो चारों खत्म हो गए। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है और हम 3 स्टूडेंट्स और बेस्ट फ्रेंड्स को देखते हैं, जिनके नाम थे जॉर्डी, बेन और टोन, जिन्हें बोर्ड गेम्स खेलने का बहुत शौक था और वो बुद्धिज्म की क्लास बंक करके बोर्ड गेम खेल रहे थे। लेकिन उन्हें वो गेम खेलने में मजा नहीं आ रहा होता क्योंकि उन्हें 4th प्लेयर चाहिए था। लेकिन उन तीनों का कोई और दोस्त था ही नहीं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। खैर अब वो तीनों गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मैडम पकड़ लेती है और वो उन तीनों को अपने साथ ले जाती है। खैर तभी उनको रास्ते में प्रिक्ताई नाम की एक स्टूडेंट मिलती है और वो भी बेन, जॉर्डी और टोन की क्लासमेट है और उसने भी बुद्धिज्म की क्लास बंक करी थी। और बेन जो था वो प्रिक्ताई को पसंद करता था। खैर अब पनिशमेंट के तौर पर उनकी मैडम उन्हें शाम को वहाँ के एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पर आने के लिए कहती है, सो उन चारों को बुद्धिज्म के बारे में पता चल सके। फिर हम बेन की बड़ी बहन बेल को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर है और उसे बेन की मैडम टेक्स्ट करके सारी बात बता चुकी थी। बेन को शाम को स्कूल के पास ड्रॉप करने के लिए कहती है ताकि एक्स्ट्रा क्लास हो सके पनिशमेंट के रूप में। फिर शाम को बेन की बड़ी बहन बेल जो होती है वो उसे स्कूल के पास ड्रॉप कर देती है और हमको पता लगता है कि बेन को अपनी बड़ी बहन बेल बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अपनी माँ के खत्म होने के बाद बेल ही उनकी माँ की जगह लेकर उनका ध्यान रख रही थी, लेकिन बेन को वो चीज पसंद नहीं थी। खैर दूसरी ओर हम जॉर्डी और टोन को देखते हैं जो कि जॉर्डी की बाइक पर स्कूल आ रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में इंस्पेक्टर पाओ रोक लेता है और वो जॉर्डी की बाइक की चाबियां भी ले लेता है और उसकी बाइक अपने ट्रक में रख लेता है, क्योंकि जॉर्डी के पास में लाइसेंस नहीं था। तो पाओ उस पर फाइन लगाता है और वो उसको ये कहता है कि जब जॉर्डी फाइन भर देगा तो उसको उसकी बाइक वापस मिल जाएगी। अब ऑफिसर पाओ को जॉर्डी पर इतना स्ट्रिक्ट होते हुए देखकर सार्जेंट सुवार पाओ से ये पूछता है कि वो जॉर्डी के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है, वो बच्चा ही तो है। तो ऑफिसर पाओ बताता है कि जॉर्डी का बड़ा भाई असल में जेल में है और जॉर्डी ने स्कूल में एक लड़कों को पेंसिल से स्टैब कर दिया था, जिसके बाद जॉर्डी को कुछ दिन जेल में रहना पड़ा और उस दिन के बाद से जॉर्डी का नाम कटर जॉर्डी पड़ गया है। खैर अब इसके बाद ऑफिसर पाओ वहां से चला जाता है और जॉर्डी भी टोन के साथ पैदल वहां से जा रहा था। फिर चारों स्टूडेंट स्कूल के पास पहुंच जाते हैं और उनकी मैडम उन्हें अपने ट्रक में बैठाकर मोनेस्ट्री के लिए निकल पड़ती है। अब मोनेस्ट्री पहुंचकर फिर उनकी मैडम वहां के चीफ मॉन्क से उन चारों को बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के बारे में सिखाने के लिए कहती है और खुद उनकी मैडम वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे कोई काम आ गया था। बट शाम को बेल आकर उन चारों को पिक करने वाली थी। अब शाम हो जाती है और जॉर्डी, बेन, प्रितकाई और टोन मोनेस्ट्री की एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और एंट्रेंस के पास उन्हें एक बहुत ही पुराना मंदिर मिलता है। अब टेंपल के पास से गुजरते हुए प्रितकाई को उस टेंपल के अंदर से कुछ आवाज आ रही थी, तो वो टेंपल के अंदर जाकर चेक करती है। बाहर टोन को डर लग रहा होता है क्योंकि काफी अंधेरा हो गया था और बेल अभी तक उनको पिक करने के लिए नहीं आई थी। जॉर्डी फिर टोन को शांत होने के लिए कहता है, तो टोन जॉर्डी और बेन को बताता है कि वो इसलिए डर रहा है क्योंकि वो जो पुराना टेंपल है वहां पर एक लेडी ने अपने
बच्चे को हैंग करके खत्म कर दिया था और वो बच्चा वहां मॉन्क की टीचिंग्स ले रहा था। यहाँ पर टोन उसी जवान मॉन्क की बात कर रहे थे जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा, लेकिन हम जानते हैं कि रियलिटी क्या थी। टोन उन दोनों को ये भी बताता है कि लोगों का ये कहना है कि उस लेडी को किसी डीमन ने पजेस कर लिया था। टोन की बातें सुनकर अब बेन और जोडी भी काफी डर जाते हैं। ऊपर से उन्हें प्रिक्ताई डरा देती है जो अचानक से उस पुराने टेम्पल से बाहर निकलती है। अब वो उन तीनों को बाहर आकर ये बताती है कि उसने टेम्पल के अंदर से किसी के इधर उधर भागने की आवाज सुनी थी, तो वो उन तीनों को टेम्पल के अंदर चेक करने के लिए उसके साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन वो तीनों बहुत डर रहे थे और उनको डराने के लिए टोन जोडी और बेन को बताता है कि रूमर्स ये भी है कि 1 साल पहले प्रिक्ताई का एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर वो खत्म हो गई थी, और सबसे बड़ी बात कि प्रिक्ताई को खुद नहीं पता कि वो खत्म हो चुकी है। टोन की बातें सुनकर फिर बेन उसे चुप करा देता है और फिर वो तीनों हिम्मत करके टेम्पल के अंदर जाते हैं और उस आवाज को फॉलो करते हुए उनको एक कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज मिलती है और उसी के साथ में एक मैन्युस्क्रिप्ट भी पड़ी हुई थी। प्रिक्ताई उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने लगती है और जोडी और बेन उस कपड़े को खोलने लगते हैं, लेकिन टोन उन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उस कपड़े में जो भी चीज थी उसे किसी वजह से ही छुपा कर रखा गया होगा। लेकिन जोडी और बेन के कहने पर टोन को उन दोनों की बात माननी पड़ती है और फिर वो उस कपड़े को खोलते हैं। वो देखते हैं कि उस कपड़े के अंदर जो चीज थी वो किसी तरह का लकड़ी का बोर्ड था जो कि हजारों साल पुराना लग रहा था, और उस बोर्ड के ऊपर 12 साइड्स वाला एक डाइस रखा हुआ था। जैसे ही बेन वो डाइस उठाता है वैसे ही वो बोर्ड अपने आप खुल गया था। उन तीनों को पता चलता है कि वो असल में एक एंशिएंट गेम बोर्ड है, और जैसा कि आप जानते हो कि इन तीनों को बोर्ड गेम खेलने में कितना मजा आता था, तो इसको देखते ही उनकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है। अब उन्हें वो गेम खेलनी थी, लेकिन प्रिक्ताई ने मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ ऐसा पढ़ लिया था जिसकी वजह से वो गेम नहीं खेलना चाहती थी। लेकिन टोन बेन के हाथ से वो डाइस छीनने की कोशिश करता है और इससे होता यह है कि वो डाइस नीचे गिर गया था और गेम शुरू हो जाता है। आप जानते हो कि डिमोनिक और शापित चीजें इस तरह से काम करती हैं, अनजाने में भी करी हुई चीज को वो रूल ब्रेक मान लेते हैं। अब इन तीनों को एक बात समझ आ गई थी कि ये गेम अपने आप ही चलेगी, उनको बस डाइस फेंकना है, और यहीं से उनको समझ आ जाना चाहिए था कि ये गेम कितनी खतरनाक है। अब फिर एक एक करके ये लोग डाइस फेंकने लगते हैं और ये बोर्ड जो है वो अपने आप ही मूव चल रहा था। लेकिन जब बेन फिर से डाइस को फेंकता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये गेम 4 लोग खेल सकते थे, और वो तीनों प्रिक्ताई को 4th प्लेयर बनाते हैं। और प्रिक्ताई जैसे ही डाइस फेंकती है बोर्ड मूव चलने लगता है। फिर अचानक से बोर्ड के सेंटर में से एक पेपर का टुकड़ा निकलता है जिसके अंदर एक वार्निंग लिखी हुई थी। उस वार्निंग के हिसाब से पहला डीमन आ चुका था और वार्निंग के अकॉर्डिंग वो डीमन बहुत खतरनाक था। खैर, अब वो जो पेपर का टुकड़ा था उसमें अपने आप आग लग जाती है और टेम्पल की सारी कैंडल्स भी अपने आप जल गई थी, और वहां पर रखी गई सभी लॉर्ड बुद्धा की जो स्टैचूज थी उनके जो फेस थे वो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, और वहां एक डीमन आ जाता है जिसके बारे में उस पेपर में वार्निंग दी गई थी। वो टेम्पल के अराउंड तेजी से इधर उधर भाग रहा था और वो अचानक से फिर टोन के ऊपर हमला कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। वो डीमन बहुत ही ज्यादा तेज था, लेकिन जोडी और बेन टोन को उस डीमन से बचा लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो बोर्ड जो था वो वहीं पर गिर गया था, तो प्रिक्ताई जो होती है वो जल्दी से उस बोर्ड गेम को उठा लेती है। वो टेम्पल के दरवाजे को बाहर से ब्लॉक करके वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो डीमन जो था वो इतना खतरनाक था कि वो दरवाजा ही तोड़ देता है और उन चारों का पीछा करने लगता है। उधर बेल अपने ट्रक में मोनेस्टरी की तरफ जा रही थी, लेकिन उसका ध्यान फोन में था। इसी चक्कर में वो उस डीमन को अपने ट्रक से ही उड़ा देती है और फिर बेन और उसके दोस्त बेल को जल्दी से वहां से चलने के लिए बोलते हैं। बेन उसे बताता है कि जिसे बेल ने कार से उड़ाया था वो कोई इंसान नहीं था, और बेल देखती है कि वो सच में कोई इंसान नहीं है, और अब बेल का ट्रक स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। वो डीमन उनके ट्रक की तरफ ही भाग कर आ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से ट्रक शुरू हो जाता है और बेल ट्रक को रिवर्स करके फिर से उस डीमन को उड़ा देती है। लेकिन उस डीमन को कुछ भी नहीं हुआ था, तो वो जल्दी से ट्रक को वहां से ले जाते हैं। रास्ते में वो गैस स्टेशन पर गैस को फिल करते हैं और फिर वो सीधे बेन के घर जाते हैं। वहां पर बेन अपनी बड़ी बहन बेल को सारी बात बताता है और उससे माफी मांगता है उसने जो कुछ भी सुबह उसको कहा था। अब इसके बाद प्रिक्ताई उन सबको वो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़कर सुनाती है। उसके अंदर ये लिखा गया था कि वो बोर्ड एक पोर्टल है इंसानी दुनिया और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच का। उस बोर्ड को 3000 साल पहले एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर ने बनाया था, लेकिन वो बोर्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तो रॉयल फैमिली के लोगों ने उस बोर्ड को उस प्रैक्टिशनर से छीन लिया और उसे मोनेस्ट्री में मॉन्क्स को दे दिया था, जहां पर उन मॉन्क्स ने उस बोर्ड को सेक्रेड क्लॉथ से सील करके बाकी अकल्ट और ब्लैक मैजिक की चीजों के साथ रख दिया। और उस बोर्ड गेम्स के रूल सिंपल हैं कि 4 प्लेयर्स गेम खेलेंगे और अगर एक बार गेम शुरू हो गया तो उन्हें मूव चलकर बोर्ड के सेंटर तक पहुंचना होगा और उन्हें वो गेम सुबह 6 बजे से पहले खत्म करनी होगी, नहीं तो गेम खेलने वाले चारों लोग खत्म हो जाएंगे। और अब वो समझ गए थे कि वो बोर्ड गेम बहुत ही खतरनाक है, यानी कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे,
लेकिन उन्हें किसी भी हालत में अब वो गेम खत्म करनी ही थी। तो वो सबसे पहले बेन की माँ के रूम में जाते हैं और वहाँ उन्हें बेन की मॉम की अकल्ट कलेक्शन मिलती है, जिसमें बहुत सारे टेलिस्मैन्स और एम्यूलेट्स रखे हुए थे, जिनकी हेल्प से वो सभी पूरे घर को कवर कर देते हैं, जिसकी मदद से शायद वो डीमन घर के अंदर एंटर ना हो सके। खैर अब इसके बाद फाइनली बेन, जोडी, टोन और प्रिक्ताई फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं और इस बार फिर से एक और कागज का टुकड़ा बोर्ड के सेंटर से बाहर निकलता है। उस पेपर में लिखा हुआ था कि सेकंड एक एंटिटी है और उसे अपने डर और दुख को जाहिर मत करना, और कोई भी प्लेयर उसे अपना डर और दुख जाहिर नहीं करेगा, वरना वो आपके शरीर पर कब्जा कर लेगी और मौत का तांडव होगा। अब फिर वो कागज अपने आप फिर से जल जाता है और बेल को अपने कबर्ड में से कुछ आवाज आती है। वो जाकर चेक करती है और उसे कबर्ड के ग्लास की रिफ्लेक्शन में वही एंटिटी दिख रही थी जिसके बारे में पेपर में बताया गया था, लेकिन असल में वो वहां पर नहीं थी। अब वो एंटिटी बेल को अपने रेल्म में ले जाती है और वो बेल को ही पदस कर लेती है, यानी कि खाली प्लेयर्स नहीं बल्कि आसपास के लोग भी सुरक्षित नहीं थे। अब पदस हुई बेल एक कटर उठाकर अपने पास रख लेती है और वहां पड़े रेडियो में बेल बेन को भागने के लिए बोल रही थी। बेल जिस चेयर पर बैठी थी वो चेयर अपने आप ही मुड़ जाती है और अचानक से बेल बहुत जोर से चिल्लाती है और फिर वो अचानक से नीचे गिर पड़ती है। यानी कि ये जो कोई भी एंटिटी थी उसकी दुनिया अलग थी, शायद से मिरर रेल्म था उसका। फिर जल्दी से जोडी, बेन, प्रिक्ताई और टोन उसके पास जाते हैं और टोन बेल के गले में एमुलेट्स डाल देता है, जिसके बाद बेल शांत हो जाती है। लेकिन तभी वो जोडी की थाई में यानी कि जांग में उसी कटर से हमला कर देती है जो कि उसके हाथ में था, और जिस एंटिटी ने बेल को पदस किया था उसी एंटिटी ने उस जवान मॉन्क की माँ को भी पदस किया होगा। खैर अब अचानक से पूरे घर की लाइट चली गई थी और बेल पूरे घर में इधर उधर भाग रही थी पोजीशन की हालत में, और वो सभी को हॉन्ट कर रही थी। फिर बेन अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है और वो जोडी, प्रिक्ताई और टोन के पास जाता है और उनको बेल दिखती है जो कि सीढ़ियों पर बैठी थी, लेकिन अचानक वो गायब हो जाती है। याद रखना कि अब वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। खैर अब टोन वहां से भागने लगता है क्योंकि वो बहुत डर गया था, लेकिन वो देखता है कि बेल सीलिंग पर लटक रही है, हवा में थी, और वो टोन पर हमला कर देती है। लेकिन वो टोन को मारती नहीं है बल्कि वो उसके एम्यूलेट्स ले लेती है और फिर वो उन सभी एम्यूलेट्स को निगल जाती है और टोन डर कर एक टेबल के नीचे छुप जाता है। अब बेल जो थी वो पोजीशन में आकर बेन, जोडी और प्रिक्ताई पर हमला करने लगती है, लेकिन बेन बेल को रुकने के लिए कहता है और बेल कुछ समय के लिए उस एंटिटी के पोजीशन से बाहर निकल आती है और वो बेन को भागने के लिए बोल रही थी। हो सकता है कि उसकी इनर सोल जाग गई थी, लेकिन तभी वो एंटिटी फिर से बेल को खींचकर अपने साथ ले जाती है और फिर से उसको पोजेस कर लेती है। लेकिन इस बार जब बेल उन पर हमला करने जाती है तो जोडी एक चेयर से मारकर बेल को ही बेहोश कर देता है और फिर वो सभी मिलकर बेल को बांध देते हैं। अब उन सबको ये पता चल गया था कि अगर वो डीमन और वो एंटिटी उनको खत्म कर सकते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि वो चारों भी उनको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो डीमन और एंटिटीज इंसानी दुनिया में हैं और इसलिए उनसे लड़ने के लिए उन चारों को वेपन्स चाहिए थे। तो वो चारों गराज में जाते हैं और वहां पर बेन जो होता है वो बिल्कुल ऐश बन जाता है और एक चेन सॉ उठा लेता है। टोन ने एक सिकल उठा लिया था और प्रिक्ताई एक एक्स उठाती है यानी कि कुल्हाड़ी, और जोडी अपने भाई की होममेड गन उठा लेता है जो कि उसने अपने भाई के जेल जाने के बाद बेन के गराज में छुपा दी थी। खैर अब वो चारों ट्रक के पास जाते हैं और उनको एक नई चीज पता चलती है कि नेक्स्ट राउंड खेलने के लिए उन्हें 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड खेलने के बाद डाइस पर जो नंबर है वो गायब हो जाते हैं और पूरे 1 घंटे बाद वो नंबर्स वापस आया करते थे। सो अब इसके बाद वो चारों फिर से गेम खेलते हैं और इस बार जो पेपर का टुकड़ा बाहर निकलता है उसमें एक फॉरेस्ट डीमन के बारे में वार्निंग दी गई थी और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि पेड़ होंगे जहां जहां, खतरा होगा वहां वहां। और उन चारों की बुरी किस्मत ये थी कि बेन का घर जंगल के बीचों बीच था, तो मे भी हो सकता है कि ये गेम जो थी वो लोकेशंस के हिसाब से ही यहाँ डीमंस को सेलेक्ट करती थी। और उस पेपर के जलने के साथ ही पूरा आसमान लाल हो जाता है और आसमान में से एक पोर्टल खुलता है। फिर वहां पर पोर्टल बंद हो गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ होने क्या वाला है कि तभी वहां पर पेड़ों की ढेर सारी बेलें जो होती हैं वो आकर प्रिक्ताई को पकड़कर अपने साथ जंगल में ले जाती हैं। उसे बचाने के लिए बेन, जोडी और टोन जंगल में चले गए थे। वहां पर वो फॉरेस्ट डीमन को देखते हैं जो कि प्रिक्ताई को खत्म करने की कोशिश करने वाला था और वो उन तीनों पर भी हमला कर देता है। वो डीमन प्रिक्ताई को खत्म करने ही वाला था कि सही समय रहते बेन प्रिक्ताई को बचा लेता है और फिर वो चारों उस डीमन से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो चारों ढेर सारे पेड़ों से घिरे हुए थे और उस पर बहुत सारी बेलें हमला कर रही थी और ना ही इन बेलों के ऊपर चेन सॉ का असर हो रहा था और ना ही गोलियों का। तो इस बात से टोन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फॉरेस्ट डीमन जोडी, बेन और प्रिक्ताई को ओवरपावर कर देता है और वो उनको मारने ही वाला था कि तभी टोन भागकर स्प्रिंकलर लेकर आता है जिसके अंदर उसने पेट्रोल भर लिया था और
अब वो एक लाइटर की मदद से उस स्प्रिंकलर को फ्लेम थ्रोअर की तरह इस्तेमाल करता है और फिर वो सभी बेलों को जला देता है और उन्हें फॉरेस्ट डीमन को खत्म करना था। तो जोर्डी फॉरेस्ट डीमन को शूट करने लगता है, लेकिन ये डीमन उसके हाथ से गन ही छीन लेता है और बहुत लंबी फाइट के बाद बेन उस डीमन पर स्प्रिंकलर की मदद से पेट्रोल स्प्रे कर देता है और जैसे ही वो डीमन प्रिक्ताई पर हमला करने वाला था, प्रिक्ताई नीचे से लाइटर उठाकर उसको जला देती है और वो डीमन जलकर खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी जो शक्तियां थी वो फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड हो रखी थी। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जंगल को और बेलों को जलाया जा सकता है, तो ये उसकी कमजोरी थी। अब दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि बेन के घर पर ऑफिसर पाओ और सार्जेंट सुआर आ गए थे, क्योंकि उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई दी थी। उन्हें बेन के घर में बेल मिलती है और बेल उनको ये बताती है कि बेन और उसके दोस्तों ने उसे लूटने की कोशिश करी और इसलिए उन्होंने बेल को बांध कर रखा हुआ है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो तो पोजीशन में है। खैर, अब जब बेन, जोडी, प्रिक्ताई और टोन घर के पास आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उन्हें वहां से भागना होगा। तो वो चारों बेल के ट्रक के बोनेट से बोर्ड उठाकर ट्रक में बैठ जाते हैं और ट्रक स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं। अब ड्राइविंग करते हुए उनको काफी देर हो गई थी, तो वो रास्ते में एक जगह पर रुककर आगे का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन उनके पास बस एक ही प्लान था कि सुबह होने से पहले गेम को पूरा करा जाए और डीमन से बचा जाए, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। और इसलिए वो चारों वापस से ट्रक में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में वो गेम खेलना शुरू कर देते हैं और आखिरी में जो पेपर का टुकड़ा निकलता है तो उसके अंदर एक बैड डीमन के बारे में वार्निंग दी गई थी। वो आसमान का राजा कहा जाता है और वो अपने शिकार को कभी भी नहीं छोड़ता। और फिर वो पेपर खुद पे खुद जल जाता है। आसमान अब फिर से लाल होता है और आसमान में फिर से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से बहुत सारे चमगादड़ बाहर निकलते हैं और वो चमगादड़ डीमन भी उनके ट्रक के ऊपर हमला कर देता है। अब उस डीमन ने जोडी और प्रिक्ताई को लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि वो दोनों बच गए। लेकिन अब वो डीमन उनके ट्रक के बोनेट पर आकर बैठ जाता है और वो बेन और प्रिक्ताई पर हमला करने लगता है, लेकिन जोडी अपनी गन से उस डीमन के सर में शूट करके उस डीमन को खत्म कर देता है। लेकिन उनके ट्रक की स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो उनका ट्रक रोड से ही नीचे उतर जाता है और पेड़ से टकरा जाता है। हम प्रिक्ताई का तभी एक फ्लैशबैक देखते हैं जिस रात प्रिक्ताई का एक्सीडेंट हुआ था। उस रात एक्सीडेंट में प्रिक्ताई के माता पिता खत्म हो गए थे, लेकिन प्रिक्ताई किसी तरह से बच गई थी और ये बात इसलिए दिखाई गई क्योंकि यहाँ पर भी एक हादसा हुआ था। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये चारों बिल्कुल ठीक थे और उनको ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन उनके लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वहां पर ऑफिसर पाओ और सार्जेंट सुआर आ गए थे और वो उन सबको हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं। लेकिन बेन के हाथ में वो डाइस था और जैसे ही बेन हाथ ऊपर करता है वैसे ही उसके हाथ से डाइस नीचे गिर जाता है और उनकी बुरी किस्मत ये थी कि वो चारों पिछले 1 घंटे से बेहोश थे, जिसका मतलब ये था कि बेन ने गेम को फिर से शुरू कर दिया, यानी कि अगला राउंड शुरू हो गया था। अब फिर ऑफिसर पाओ उन चारों को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वहां वो चारों उसको सब बताते हैं, लेकिन वो उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। जोडी फिर बेन, टोन और प्रिक्ताई को बताता है कि ऑफिसर पाओ उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि उसको लगता है कि वो सभी क्रिमिनल्स हैं। और फिर जोडी बताता है कि उसने कभी उन लड़कों को पेंसिल से स्टैब किया ही नहीं था। असल बात ये थी कि वो जो लड़का था वो जेल में जोडी के भाई का दुश्मन था और उस दिन वो जोडी को बुली कर रहा था और उसे पकड़कर आगे पीछे धक्का दे रहा था। उस वक्त जोडी के हाथ में एक पेंसिल थी जो कि बहुत नुकीली थी और जैसे ही उस लड़के ने जोर से जोडी को अपनी तरफ खींचा वैसे ही वो पेंसिल उसके पेट में घुस गई और सबको यही लगा कि जोडी ने उसको स्टैब किया है, लेकिन रियलिटी में जोडी बहुत अच्छा लड़का था। खैर, अब प्रिक्ताई उन सबको एक सच्चाई बताती है कि उसे उस बोर्ड गेम के बारे में गेम स्टार्ट करने से पहले ही पता चल गया था, लेकिन उसने उनको जानबूझकर नहीं रोका। उसे उम्मीद थी कि अगर स्पिरिट सच में होती हैं तो शायद वो अपने माता पिता से मिल पाए और इस बात के लिए वो उनसे माफी मांगती है। वो तीनों भी प्रिक्ताई को माफ कर देते हैं। खैर, अब वहां पर बेल आ जाती है जो कि अभी भी उस एंटिटी के पोजीशन में थी और ऑफिसर पाओ बेन को आजाद कर देता है, लेकिन बेन जो था वो बेल के साथ जाने से मना कर रहा होता है और हम जानते हैं कि ऐसा क्यों था। तो बेल के अंदर की एंटिटी जो होती है वो ये कहने लगती है कि अगर बेन उसके साथ नहीं गया ना तो वो उसकी बहन का गला काट देगी और बेल को बचाने के लिए बेन उसके साथ घर चला जाता है। और तभी बेन को रोकने के लिए जोडी और टोन उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सार्जेंट सुआर और ऑफिसर पाओ उन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर बेन और बेल के वहां से जाने के बाद में ऑफिसर पाओ जोडी, टोन और प्रिक्ताई को लॉकअप में बंद कर देता है। उन्हें बस एक ही बात की चिंता थी कि वो टाइम पर गेम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो टोन उनको बताता है कि गेम उस बोर्ड के बिना भी खेली जा सकती है, उन्हें बस वो डाइस चाहिए था। वो डाइस टोन के पास था और उसने वो डाइस तब उठा लिया था जब यहाँ सार्जेंट सुआर और ऑफिसर पाओ ने उन्हें रोकने की कोशिश करी थी। अब वो तीनों गेम स्टार्ट करते हैं और उन्हें गेम खत्म करने के लिए 12 पॉइंट चाहिए थे, लेकिन उन्हें 10 पॉइंट्स मिले थे, यानी कि अभी उनको 2 पॉइंट्स और चाहिए जो कि अब बेन ही ले सकता था। खैर, अब राउंड खत्म होने के बाद फिर से एक पेपर का टुकड़ा निकलता है। उसमें एक वेंजफुल स्पिरिट के बारे में बताया गया था जिसका नाम था द हेडलेस वॉरियर और वार्निंग में ये कहा गया था कि वो स्पिरिट अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म कर देगी। खैर, अब तक जैसा पहले हो रहा था, पेपर खुद पे खुद जल जाता है, आसमान लाल होता है और पोर्टल खुल गया था। और होता यह है कि उसी समय स्टेशन
की लाइट भी चली जाती है। और अब तो ऑफिसर पाओ और सार्जेंट सुआर को भी उनकी बात पर यकीन होने लगा था, क्योंकि उन्होंने वहां पर बोर्ड को अपने आप हिलते देख लिया था। अब एक गार्ड को नीचे से कुछ आवाज आती है तो वो चेक करने जाता है और नीचे उसे वही हेडलेस वॉरियर की स्पिरिट मिलती है, जिस पर वो गार्ड बहुत सारी गोलियां चला रहा था, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम बेन को देखते हैं, जिसे पजेस्ड हुई बेल घर के अंदर जाकर छुपने के लिए कहती है। खैर वो एंटिटी बेल के अंदर थी और वो उसके साथ खेलने लगती है और बेन को डराने लगती है, जैसे कि शुरुआत में उसने मॉन्क के साथ किया था। उससे बचने के लिए बेन अपनी माँ के ही रूम में छुप जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर पाओ और सार्जेंट सुआर को, जो कि नीचे जाते हैं चेक करने के लिए कि क्या हुआ। तो उनको नीचे गार्ड की बिना सर की बॉडी मिलती है, क्योंकि उस गार्ड के सर को वो हेडलेस वॉरियर अपने हेड की तरह देखने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये नजारा देखते ही ऑफिसर पाओ और सार्जेंट सुआर उस पर ढेर सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वो दोनों भागकर छुप जाते हैं, लेकिन वो हेडलेस वॉरियर उनको ढूंढ लेता है और अब तो उसके पास सर भी था। खैर अब वो उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी तलवार टेबल में फंस गई थी और उसी का फायदा उठाकर ऑफिसर पाओ और सार्जेंट सुआर को प्रिक्ताई, जोर्डी और टोन फ्री करके वहां से लेकर जाने के लिए बोलता है और खुद वो उस हेडलेस वॉरियर को वहीं ऑफिस में बंद करके अपने लिए और कोई वेपन लेने चला जाता है। हम तभी घड़ी पर देख पाते हैं कि 6 बजने में मात्र 30 मिनट बाकी थे। दूसरी ओर घर पर बेन फ्लोर में बने हुए होल से बेल को देख रहा था और बेल ने भी उसको ढूंढ लिया था और वो एक चाकू से बेन पर अटैक कर देती है, लेकिन बेल जो होती है वो सीलिंग पर रेंगती हुई बेन के पास जाने लगती है। उधर स्टेशन में सार्जेंट सुआर प्रिक्ताई, जोर्डी और टोन को फ्री कर देता है, लेकिन वो हेडलेस वॉरियर जो था वो सार्जेंट सुआर के मुंह में उस तलवार को घुसाकर उसे खत्म कर देता है और वो तीनों को खत्म करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहां पर ऑफिसर पाओ आ जाता है और वो अपनी शॉर्ट गन से लगातार उस हेडलेस वॉरियर पर शूट करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं होता। लेकिन उस गार्ड के सर की हालत खराब हो गई थी। अब ऑफिसर पाओ तीनों बच्चों को लेकर वहां से भागने लगता है और फिर स्टेशन के पीछे पार्किंग लॉट में वो पहुंच जाते हैं। अब उस गार्ड का सर तो खराब हो गया था, तो वो वॉरियर जो होता है वो यहाँ पर सार्जेंट सुआर के सर को अपने हाथ में पकड़कर उनका पीछा कर रहा था और वो अपनी तलवार को ऑफिसर पाओ की तरफ फेंक कर मारता है। वो तलवार ऑफिसर पाओ के कंधे में घुस जाती है और उसे एक कार से पिन कर देती है। जोर्डी बहुत कोशिश करता है उसको आजाद करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो ऑफिसर पाओ जोर्डी को उसकी बाइक की चाबी देकर वहां से भाग जाने के लिए कहता है और जोर्डी फिर प्रिक्ताई और टोन को लेकर बाइक से भागने लगता है। ऑफिसर पाओ भी अपनी गन शॉट से खुद की ही जान ले लेता है, क्योंकि वो अपना सर उस हेडलेस वॉरियर को नहीं देना चाहता था। खैर उधर घर पर पजेस्ड हुई बेल बेन के ऊपर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं कि टोन और बेन सबसे पहले फ्रेंड्स बने थे और वो असल में एक गैम्बलिंग बोर्ड यानी कि जुए वाले बोर्ड के गेम को खेलते हुए दोस्त बने थे और फिर उन्हें जोर्डी मिला था और ऐसे उनकी गैंग में 3 लोग हो गए थे। अब सही वक्त पर वहां जोर्डी, टोन और प्रिक्ताई आ जाते हैं और वो बेन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें बेन कहीं नहीं मिलता। बट तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाज आती है और वो तीनों ऊपर जाते हैं और वो बेन को बचा लेते हैं। लेकिन इससे होता यह है कि बेल के अंदर की जो एंटिटी थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जोर्डी और टोन को उठाकर दूर फेंक देती है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से वो डाइस जो कि टोन के पास था वो फ्लोर में बने होल से नीचे गिर पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये एंटिटीज और डीमन जो थे वो इन लोगों को गेम जीतने नहीं देना चाहते थे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस गेम से ये डीमंस चाहते क्या हैं? सिंपल सी बात है, ये लोग सोल्स चाहते थे। खैर अब टोन और जोर्डी बेल को पकड़कर दूसरे रूम में लॉक कर देते हैं और वो प्रिक्ताई और बेन को नीचे जाकर वो डाइस ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद भी उनको वो पासा नहीं मिलता। टोन और जोर्डी भी नीचे आकर अब पासे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इतने में बेल रूम से बाहर निकलकर नीचे आ गई थी और प्रिक्ताई को आखिरकार वो पासा मिल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पासे को उठा पाती, वो एंटिटी बेल की बॉडी छोड़कर प्रिक्ताई को ही पदस कर लेती है और अब वो स्पिरिट जो थी वो प्रिक्ताई को अपने रेल्म के अंदर लेकर जाती है। वहां पर प्रिक्ताई को अपने माता पिता की स्पिरिट्स मिलती हैं, जो कि उसे वहीं उनके साथ रुकने के लिए बोल रही थी। लेकिन प्रिक्ताई उन दोनों को गले लगाती है और ये कहती है कि वो उनके साथ वहां नहीं रुक सकती और उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये इस डीमन की चाल थी, यानी कि इस एंटिटी की, और उसे पता है कि वो दोनों उसके असली माता पिता हैं भी नहीं। ये बोलकर वो अपनी माँ की आंख में एक सीजर को ही स्टैब कर देती है और हम देख पाते हैं कि ये वही एंटिटी थी जो कि चालाकी से उसे वहां पर रोकना चाह रही थी ताकि ये लोग गेम ना जीत पाए। खैर अब ये एंटिटी फिर से चालाकी करती है, वो बेल को पजस कर लेती है और बेन को डाइस फेंकने से मना करती है और ये बोल रही होती है कि अगर उसने पासा फेंका तो वो बेल की गर्दन काट डालेगी। लेकिन बेन उस चाकू को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि 6 बजने में मात्र 1 मिनट रह गया था। वो एंटिटी बेल को खत्म करने वाली थी, लेकिन बेन डाइस को नीचे फेंक देता है और उसे पहले तो 1 पॉइंट मिलता है, लेकिन लकीली डाइस थोड़ा सा मूव हो जाता है और उससे उसको 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। गेम पूरी हो गई थी और गेम कंप्लीट होने के साथ ही उस गेम की वजह से जितने भी डीमंस, एंटिटीज और स्पिरिट्स वहां पर आई
थी। वो सभी पोर्टल के जरिए अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं और सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया था वो किसी नाइटमेयर या फिर सदमे से कम नहीं था। मतलब कि एक ऐसा ट्रॉमा जिसको वो हमेशा याद रखेंगे और शायद से अब किसी श्रापित गेम को नहीं खेलेंगे। खैर, अब सुबह होते ही बेल और बाकी 4 लोग जो होते हैं वो उस मोनेस्टरी के अंदर जाते हैं। वो उस बोर्ड को और डाइस को यानी कि पासे को ही जला देते हैं ताकि फ्यूचर में किसी को भी ऐसा एक्सपीरियंस ना करना पड़े जो कि उन्होंने किया था। और देखो, यहाँ पर ये लोग प्योरली लक से बच गए थे, अदरवाइज ये लोग भी मारे जाते। स्टार्टिंग के अंदर वो मॉन्क और उसकी माँ खत्म हुए थे। सबसे बड़ी बात कि अब तक जितने भी लोगों ने पहले वो गेम खेली थी उनमें से कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज जिंदा नहीं बचा था। खैर, अब बोर्ड जलाने के बाद बेन, टोन और जोर्डी प्रिक्ताई को भी अपनी गैंग का ऑफिशियल मेंबर बना लेते हैं, यानी कि फाइनली ये 4 लोग हो गए थे। और हम ये देख पाते हैं कि असल में बेल जो थी वो भी उनकी गैंग में शामिल हो गई थी, यानी कि अब इनके गैंग के अंदर कुल मिलाकर 5 लोग थे। 4 बच्चे थे और एक बड़ी थी जो कि इनको संभाल पाएगी इजीली। और बूम, इसी के साथ में गोस्ट बोर्ड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी गोस्ट बोर्ड थाई हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया भी है, देखने में मजा आता है। इसमें ढेर सारे अर्बन लेजेंड्स को मिक्स कर डीमंस और एंटिटीज बनाई गई हैं। बाकी यहाँ और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। एक एंशिएंट 3000 साल पुराना विच क्राफ्ट बोर्ड गेम था जिसको खेलने के बाद में डीमंस हमारी दुनिया में आया करते थे। सुबह के 6 बजे तक अगर आप जीत जाते हो तो आप बच जाओगे, अदरवाइज आपको खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं भी खेलोगे तो भी खत्म हो जाओगे। और गेम शुरू करने की चालाकी तो आप देख ही चुके हो कि यहाँ पर डीमंस किस तरह से चालाकी दिखाते हैं। बाकी रिसेंटली मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन किया है, इनके सबने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। लॉस्ट का सीजन 2 पार्ट 2 भी आ चुका है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए